प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे भोजपुर। तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों पर किया तीखा प्रहार। बोले, ज्ञान की बुद्धा की धरती पर हमने अनपढ़ों को अपना नेता बना रखा है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को दिया चैलेंज। कहा, जो कहते हैं हमारे पुरखों का समाजवाद, 10 दिन ट्यूशन लेकर भी सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर दिखाएं। बुद्ध महावीर जहां पैदा हुए, नीतीश कुमार इंजीनियर हो गए, तो बिहार के हर गांव में नीतीश कुमार से ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार रहते प्रशांत किशोर। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भव्य तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। सबसे पहले प्रशांत ने आरा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि तेजस्वी 5 मिनट भी समाजवाद पर बोल नहीं सकते। यदि वह 10 दिन ट्यूशन कर लें फिर भी कैमरे पर नहीं बता सकते कि समाजवाद क्या है। बिहार का यह दुर्भाग्य है कि पिछले 30 वर्षों से उनको नेता बनाए रखा है, जिनको ना तो भाषा का ज्ञान है और ना ही विषय की कोई समझ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें ही अपनी ज़मीनी नेता बताते हैं। नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, तो हमने यह मान लिया कि वही सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं। जनगणना के हम पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए। कोई भी गणना सर्वे जो सरकार कराना चाहे, जिससे कि समाज के अलग अलग वर्गों की जानकारी, स्थिति के बारे में जानकारी मिले, वो होना चाहिए। लेकिन जाति जनगणना हो जाने से सबकी स्थिति अगर सुधर जाती तो कोई ये पूछ नहीं रहा है कि भाई आज़ादी के बाद से अनुसूचित जाति जनजाति SC ST समाज की तो गणना हो रही है, फिर उसकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी। बिहार में आपने जाति जनगणना करा लिया, आपने घोषित किया कि हर परिवार को 2 लाख रुपया देंगे। जरा बताइए किस किस परिवार को 2 लाख रुपया मिला है भैया? भाई, महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने कहा ना जातिगत जनगणना हो गया, तो 30 वर्ष से जिन पिछड़ों को बेवकूफ बनाकर उनके नाम की इन्होंने राजनीति की, उन्हीं के सर्वे ने बताया कि उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इन लोगों ने उसके बाद कहा कि हर परिवार को 2 लाख रुपया देंगे। ये बात पत्रकार भी भूल गए। कोई नहीं पूछ रहा भाई 2 लाख रुपया का क्या हुआ। वो 2 लाख रुपया कब दोगे? जल्दी दो, जल्दी दो 2 लाख रुपया प्रति परिवार। जैसे तेजस्वी यादव ने कह दिया 10 लाख नौकरी दे देंगे, वैसे नीतीश कुमार ने कह दिया हर परिवार को 2 लाख रुपया दे देंगे। कहां से दे दोगे भाई? सैलरी का तुमको पैसा नहीं है, केंद्र सरकार से भीख मांग रहे हो, तब तुम्हारा सरकार चल रहा है। ऐसी दुर्दशा आपने बिहार की बना दी है, और आप 2 लाख रुपया दे दीजिएगा हर परिवार को। कैसे दे दीजिएगा? और अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, हम लोग आपका करेंगे, आपका सम्मान करेंगे अगर आप ये कर दीजिएगा तो। जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन उससे देश के, राज्य के विकास की सारी कुंजी है वो, ऐसा बात नहीं है। ये तो ऐसे हुआ कि आप कहिए कि हम लाइब्रेरी में जाएंगे और जाकर बस आइंस्टीन बन जाएंगे। अरे भाई, लाइब्रेरी में किताब है, वो किताब होने से आप आइंस्टीन थोड़े ना हो जाइएगा। किताब को पढ़िएगा, पढ़कर कुछ कीजिएगा, तब ना कुछ समझदारी होगी। राहुल गांधी का आपने नाम लिया, राहुल गांधी की पार्टी की सरकार रही है करीब 50-55 साल। ज्ञान उनको आज हुआ है कि जातिगत जनगणना से ही देश का विकास होगा। अगर ये ज्ञान उनको पहले था तो पहले ही कर देते, हम लोग सबका कल्याण हो गया होता। और मान लीजिए कि आज उनको ज्ञान हुआ, ये भी बात हो सकती है भाई आज उनको पता चला, आदमी हर रोज सीखता है। तो अगर आज ज्ञान हुआ है तो छोड़िए देश का बात, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में 3 जगह कांग्रेस की सरकार है। वहां पर तुरंत जातिगत जनगणना कराना चाहिए और कराकर कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की गरीबी को दूर कर देना चाहिए। पूरा देश नतमस्तक होकर राहुल गांधी को मान लेगा कि ये भगवान के भेजे हुए नए दूत हैं। इनके पास वो कुंजी है, वो तरीका है कि भाई जातिगत जनगणना होगा, गरीबी खत्म हो जाएगा खटाखट। कल आपने कहा था कि 40 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारिएगा। अगर 40 सीटों पर आरजेडी अगर कैंडिडेट उतारती है मुस्लिम, तो आप क्या करेंगे? मेरे भाई, मैंने कोई मुसलमानों के नजरिए से नहीं कहा है। जो जन सुराज का फॉर्मूला है, जन सुराज सिर्फ काबिल आदमी को चुनाव लड़ाएगा। हमारे लिए काबिलियत पैमाना है, लेकिन हर समाज में चुनाव तो 243 आदमी लड़ेगा, और बिहार में काबिल तो लाखों लोग हैं। तो उसमें से किस समाज के कितने काबिल लोगों को लिया जाए, उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया
कि जिस समाज के लोगों की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी, उस समाज के उतने काबिल लोगों को भागीदारी मिल जाएगी। उस हिसाब से मुसलमानों की आबादी अगर 18% है तो करीब करीब 40 सीट पर काबिल मुसलमान आदमी लड़ना चाहिए। हमने आरजेडी को लेकर दूसरी बात कही। हमने ये कहा कि 30 बरस से जिस समाज के वोट से ये अपना लालटेन जला रहे हैं, जिस समाज के ये हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं, दावा करते हैं, उसके लिए उन्होंने किया कुछ नहीं। लेकिन अब चलो तुमको चुनौती देते हैं, तुम बता दो कि जो 40 सीट दोगे तो हम वहां पर छोड़ देंगे, हम मुस्लिम वहां पर उम्मीदवार नहीं देंगे, वहां हम हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो हर समाज का काबिल आदमी है। लेकिन इनका दम नहीं है। हमने कहा अगर वो चुनौती स्वीकार कर ले तो पहले देकर दिखाएं। भैया जहां सबसे ज्यादा मुसलमान होता है वहां जाकर खुद चुनाव लड़ते हैं ये लोग। इनके भाई जहां चुनाव लड़े थे, जरा जाकर देखिए कि उस क्षेत्र में कितने मुसलमान, जो जितना बड़ा नेता है आरजेडी का, वो खोजता है कि यहाँ मुसलमान कितना है ताकि हमको मुफ्त का वोट मिल जाए। इसलिए ये चुनौती दी है, और अगर चुनौती स्वीकार करेंगे तो हम मान भी लेंगे। कटिहार एक जिला आपने सुना होगा, कटिहार में 47% मुसलमान है, वहां आरजेडी ने एक भी मुसलमान को टिकट कभी नहीं दिया है। ये तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। जहां मुसलमानों की आबादी है वहां पर उसको टिकट नहीं देंगे, जहां मुसलमानों की आबादी नहीं होगी वहां टिकट दे देगा, हार जाएगा, और जहां मुसलमानों की आबादी होगी वहां खुद चुनाव लड़ते हैं। ये आदमी कहता है कि हम 20 लाख नौकरी दे देंगे। यह आंकड़ा याद रखिए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 75 वर्ष में जितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी मिली हुई है, टोटल संख्या है 23 लाख। 23 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाले नेता कह रहे हैं कि हम 10 लाख एक साल में दे देंगे। चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक हर आदमी की काउंटिंग कीजिएगा तो सिर्फ 23 लाख लोग, 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं, और कहता है हम सरकारी नौकरी देके बिहार को सुधार देंगे। अगर मान भी लिया जाए कि दे देगा तो 98% आदमी को तो नौकरी से कोई लेना ही देना नहीं, ना है ना होगा, तो उसकी यात्रा को क्या देखें। भाई तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उस पर टिप्पणी करें? तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं, लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं। आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान का मालिक बन जाएगा कल, उसके लिए उसको कुछ परिश्रम तो करना नहीं है। लेकिन दुकान से लोग सामान खरीदने आए तब ना आपको कुछ उसकी क्षमता विद्युता देखी जाएगी। तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर है, और वो लीडर इसलिए हैं कि वो लालू यादव के लड़के हैं, इतनी उनकी पहचान है। इसके आगे की पहचान उनको बनानी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, करके कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं, ना विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप दादी, हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं। परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में
जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया है। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है। जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते ही जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। ये ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ भगवान को आकर ज्ञान मिला है। बुद्ध महावीर जहाँ पैदा हुए वहां पर अनपढ़ और लंपटों को हम लोगों ने नेता मानकर और अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं। और ऐसा मान लिया है कि समाज में कोई पढ़ा लिखा बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार एक इंजीनियर हो गया तो लोग बता रहा है कि इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। अरे भाई, बिहार के हर गांव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। जरूरत है कि उन बच्चों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका दिया जाए। इनका कोई बपौती है, यही रहेंगे। राहुल गांधी जातीय जनगणना का बोल रहे हैं, दिसंबर से पहले जारी करेगा, जिसको हम संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, ताकि क्षेत्र की जनता 1 बरस तक उस शख्स के साथ काम करके, देखकर, सुनकर, परखकर और हर 3 महीना पर उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे कि ये जो 7 हैं, इसमें क्षेत्र की जनता, अगियाओं की जनता, बड़हरा की जनता बता रही है कि ये आदमी सबसे अच्छा उम्मीदवार है। और 1 बरस के इस प्रयास के बाद जो नंबर 1 पर आया, जिसको क्षेत्र की जनता ने चुना, वही जनसुराज का उम्मीदवार हो गया। तो ये चुनाव की प्रक्रिया है। आपने पूछा चुनाव लड़ाई किससे होगी? लड़ाई स्वाभाविक है एनडीए से होगी। इसलिए होगी एनडीए से कि अभी अगर लोकसभा का चुनाव का नतीजा देखिए तो करीब 176 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए आगे है। तो हम लोग की लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए से होगी। आरजेडी यहाँ तीसरे नंबर का दल होगा। सवाल है, जन सुराज भ्रमण भी करेगी। केंद्र सरकार की योजनाओं में जो केंद्र का कंट्रीब्यूशन है वो 60 के बजाय बढ़ के 80 या 90 हो जाएगा। कुछ जो इंडस्ट्री यहाँ लगेगी उसमें कुछ रियायत मिल जाएगी। आपको बता रहा हूँ आंकड़ा, ये आप लोग तो कुछ पढ़ते देखते हैं नहीं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर किया है, अपना पैसा, जो पैसा हम लोग को मिल सकता था। 51,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने सरेंडर किया है, क्योंकि यहाँ पर इतने काहिल अफसर और सरकार है कि जो पैसा मिल रहा है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और जो पैसा आया उसमें 30% 40% चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। तो ज्यादा पैसा आ जाएगा तो ज्यादा चोरी करेगा, उससे कैसे सुधार हो जाएगा? भाई, आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और 50 गरीब का बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है। अगर 50,000 करोड़ के बजाय 70,000 करोड़ मिलने लगेगा तो क्या उससे बिहार की व्यवस्था सुधर जाएगी? भाई, आप अपना घर नहीं सुधारिएगा, अपनी पात्रता नहीं सुधारिएगा तो कितना भी कोई पानी डालेगा तो बाल्टी अगर आपका चू रहा है तो कितना भी पानी डालेगा उसमें पानी टिकने वाला है। और इनको विशेष राज्य का दर्जा का ध्यान कब आता है? जब चुनाव आता है। भाई, अभी तो एनडीए की सरकार यहाँ पर भी है और केंद्र में भी। काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हो? काहे नाटक कर रहे हो? छोड़िए विशेष राज्य का दर्जा का बात। हमने कहा कि सबको मालूम है कि अभी केंद्र में जो सरकार है वो नीतीश के समर्थन से के बगैर नहीं चल सकती है, माइनॉरिटी है। आपने कहीं सुना कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई बिहार में बंद चीनी मिलों को आप चालू कीजिए, हम लोग आपको केंद्र में समर्थन देंगे। नीतीश कुमार को फुर्सत है, वो जाकर वहां दिल्ली बतिया रहा है कि हमारा मिनिस्टर कौन बनेगा, हमको सीट कैगो मिलेगा, 25 के बाद हमारी क्षमता नहीं है लेकिन 25 के बाद मुख्यमंत्री हमको खाली घोषित कर दो, हम तुमको समर्थन देंगे। आपने कहीं ये सुना कि नीतीश कुमार ने कहा हो कि चीनी मिल चालू होगा बिहार में तब हम समर्थन देंगे? आपको क्या लगता है, अगर केंद्र की सरकार को ये कह दिया जाए कि बिहार के सांसद आपको तब समर्थन करेंगे जब केंद्र यहाँ के चीनी मिल चालू हो, तो चीनी मिल चालू होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप बता दीजिए। अगर न भी हो, कम से कम कल एक टास्क फोर्स बनेगा, कल उस पर विवेचना शुरू होगी, कल चर्चा शुरू होगी कि चीनी मिल कैसे चालू किया जाए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, चीनी मिल चालू कराने के लिए कंडीशन काहे नहीं रखे? क्यों नहीं रखे? यहाँ पर तो आपको अपनी कुर्सी प्यारी है, आपको फुर्सत कहाँ है बिहार के लोगों के बारे में सोचने का? बिहार का आदमी तो जाति के नाम पर आपको वोट देंगे देगा, आप कहिए बंधुआ मजदूर। एक सवाल, जब सुराज में अगला चुनाव होगा आप देखते जाइए। लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट मोदी के नाम पे लड़ा जाता है और बिहार का परिप्रेक्ष्य अलग होता है।
है सर, समीकरण अलग होता है सर। मेरे भाई ऐसा है, यहाँ एनडीए के उम्मीदवार एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनके सहयोगी दल है भाजपा, ठीक है। बिहार में पिछले 30 वर्षों से लालू नीतीश का राज है और बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन उनसे बड़ा दोषी भी कांग्रेस और भाजपा है। क्यों है, इसको ध्यान समझिए। लालू जी चाहे बिहार के जितने बड़े नेता हों, अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार बिहार अपने दम पर जीत कर आए हैं। बाकी सारे समय बिहार को चलाने लूटने का जो उन्होंने काम किया वो कांग्रेस की बैसाखी से किया। कांग्रेस ने वो बैसाखी लालू जी को दी कि बिहार की जनता से जनमत नहीं होने के बाद भी लालू जी 15 वर्ष तक यहाँ राज कर पाए कांग्रेस की मदद से। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको दिल्ली में 10, 15, 20 सांसदों का लालच था। 15-20 सांसदों की लालच में उन्होंने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में गिरवी रख दिया। यही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश बाबू आज तक जीवन में बिहार में कभी जीते ही नहीं है। इस विधानसभा में उनको 42 विधायक है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कैसे हैं? क्योंकि पीछे से भाजपा वाला अपना बैसाखी दिए हुए है। तो एनडीए से लड़ाई इसलिए है कि चेहरा नीतीश कुमार है और दोनों बैसाखी दिया है भाजपा वाला। तो ये लोग और भाजपा क्यों नीतीश को आगे किया है? 12-15 सांसदों के लालच में। क्या भाजपा को नहीं पता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है? मोदी जी जिस विकास की बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि बिहार में क्या हो रहा है? उनको सब पता है। मनमोहन सिंह को भी पता था, लेकिन उनको ये भी पता है कि 12-15 को सांसद चाहिए तो बिहार मरता हो मरे, बिहार के बच्चे पलायन करते हो करे, हमको 15 को सांसद बिहार से आता रहे, बिहार का जो होना है हो। इसलिए यहाँ के दोषी लालू और नीतीश हैं, लेकिन गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा है। तो 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 242 नहीं, याद रखिए 243 सीटों पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी। जो लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें 2/3 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो पहले से ना राजनीति में हैं या ना राजनीति में कभी चुनाव लड़े हैं। नए लोग आपको दिखेंगे, वो समाज से मत कर निकाले गए लोग होंगे। उनका चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हमने समाज में जारी की है। आपने अमेरिका में अभी प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, आपने कभी ये पढ़ा सुना कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का टिकट कौन देता है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट होंगे, टिकट कौन दिया? ये टिकट देने की एक प्रक्रिया है, कोई व्यक्ति नहीं देता है। वहां पर जिसको भी रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार होना है, डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार होना है, वो अपना एप्लीकेशन देता है, वो खड़ा होता है और समाज के सामने अपना प्रोग्राम बताता है कि हम रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हमारा समर्थन कीजिए, हम अगर उम्मीदवार बनेंगे तो हम ऐसे डेमोक्रेटिक पार्टी को हराएंगे और ऐसे अमेरिका को आगे बढ़ाएंगे। ये व्यवस्था जनसुराज बिहार में लागू करेगी। किसके साथ चुनाव? आप पत्रकारिता करते हैं तो सवाल पूछने से पहले थोड़ा बहुत तो अध्ययन करके पूछना ही चाहिए। अरविंद, मैं कम से कम 2 वर्ष में 50 जगहों पर मैंने ये बताया है कि प्रशांत किशोर का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, अन्ना के आंदोलन से। प्रशांत किशोर का आंदोलन में कोई यकीन ही नहीं है। इसलिए नहीं कि अन्ना के आंदोलन में क्या हुआ कि जेपी के आंदोलन में क्या हुआ। मानव सभ्यता के इतिहास को दुनिया में आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आज तक फ्रांस की क्रांति को, आंदोलन को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो दुनिया में किसी भी आंदोलन से समाज के सृजन का काम नहीं हुआ है। आंदोलन जो है, इसको समझिए, आंदोलन जो है वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। उस हथियार से आप बड़े से बड़े नेता को हरा सकते हैं, सल्तनत को सत्ता से हटा सकते हैं, सल्तनत को उखाड़ सकते हैं, उससे नए समाज का सृजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ बिहार में जेपी का आंदोलन हुआ, उससे तब की सरकार, दिल्ली की सरकार, इंदिरा गांधी को हटा दिया गया, लेकिन उससे देश और बिहार में नए समाज का सृजन नहीं हुआ। जनसुराज में हमने कोई आज तक धरना प्रदर्शन नहीं किया, बिहार बंद का कॉल नहीं किया, किसी को गाली गलौज नहीं करा, किसी अधिकारी के कार्यालय पर जाकर धरने पर नहीं बैठे, ये भी नहीं कहा कि वोट किसको दो, किसी नेता के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना जाकर बोले कि तुमने भैया जिस चीज के लिए आज तक वोट दिया वो तुमको मिला,
तुमने एक ही चीज के लिए जीवन में वोट नहीं दिया, वो है अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की बात। तुमने वोट दिया मंदिर के लिए, तो तुम्हारे वोट से ही मंदिर भले अयोध्या में बना है, तुम्हारा वोट का ताकत है कि मंदिर वहां बना है। तुमने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, तो कितना भी भ्रष्टाचार है 4 किलो अनाज मिल रहा है। तुमने लालू जी को वोट दिया गरीबों को, पिछड़ों को आवाज के लिए, तो लालू जी का चाहे जितना जंगल राज हो, उसमें और कुछ हो चाहे नहीं, गरीब और पिछड़ों को, वंचितों को आवाज मिल गई। नीतीश को आपने वोट दिया बिजली के लिए, तो नीतीश के राज में कितना भी बिहार में बदहाली हो, बिजली घर घर आ गई। लोकतंत्र की इस ताकत को समझिए, वोट की इस ताकत को समझिए। आपका पूरा दिमाग इसमें लगता है कि वोट किसको दे। जनसुराज ये कह रहा है कि इसका कोई महत्व ही नहीं है कि वोट किसको दे, महत्व इस बात का है कि वोट किस बात के लिए दे। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वोट जिसको देना है दो। 2 बरस के मेरे वक्तव्यों में आप कहीं दिखा दीजिए कि हमने लोगों को कहा हो कि वोट जनसुराज को दो। हम ये कह रहे हैं कि वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों की पढ़ाई परवरिश और उनके रोजगार के लिए दो। मंदिर के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। यही बात बता रहे हैं। तो इसमें आम आदमी पार्टी से इसमें क्या कंपैरिजन है? आम आदमी मिलता जुलता, आपका चेहरा भी हमसे मिलता जुलता है। तृणमूल भी बना होगा तो उससे भी कुछ मिलता जुलता आपको दिखेगा। डीएम के भी कभी बना होगा द्रविड़ आंदोलन से, तो भी आपको कुछ मिलता जुलता दिखेगा। मिलता जुलता क्या होता है भाई? वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जहां कुछ लोगों ने ये कहा कि हम वो जानते हैं कि ये कानून लाने से भ्रष्टाचार रुकेगा। हम कह रहे हैं भैया हमको कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल उसका उलट बता रहे हैं और आपको उसको मिलता जुलता दिख रहा है। हम कह रहे हैं हमको कुछ पता ही नहीं है। अगर 1 नहीं 10 प्रशांत किशोर आएंगे तो भी बिहार नहीं सुधरेगा। रोज कहते हैं बिहार तब सुधरेगा जब बिहार के लोग सुधरेंगे। 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो मुखिया आपका चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा, और रोज जाकर कैमरे पर कहते हैं। तो संचालन के बीच आप मुद्दों और मूल्यों की राजनीति को लेकर बिहार में जो आए हैं वह कितना सफल होगा, और यहाँ के लोगों के बीच जो परंपरागत राजनीति के माइंडसेट है और बिहार के लोगों के दिलों को कितना बदल पाएंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। भाई ये आकलन करने के लिए तो आप जैसे लोग बैठे हैं समाज में। हम तो शादी में घोड़े पर बैठा हुआ दूल्हा की तरह है, हम तो चल दिए। आपको देखना है कि बारात को अच्छा लग रहा है कि नहीं और बारात में कितने लोग हैं। लेकिन पिछले 2 बरस से जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जो लोग इससे जुड़ रहे हैं, अगर आपने जो बात बताई वही परंपरागत सोच, वही परंपरागत मूल्य, वही परंपरागत तरीकों का ही प्रभाव है, तो जनसुराज में हजारों लोग जुड़ कौन रहे हैं ये आप बताइए। आपने अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी ये देखा हो कि रूलिंग पार्टी, आज अभी भाजपा और जदयू रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी और मुख्य विपक्ष आरजेडी, उनके दलों के नेता अपना दल छोड़कर, अपना पद छोड़कर एक ऐसी व्यवस्था से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं जो कि अभी दल बना भी नहीं है। ये इस सोच की ताकत है। अभी दल बना नहीं है और तीनों चारों दल जो कि परंपरागत राजनीतिक के ध्वजवाहक हैं, उनके यहाँ खलबली है जो आपको भी दिख रही है। चिट्ठी जनसुराज ने नहीं निकाला है कि जनसुराज के लोग आरजेडी में मत जाओ। चिट्ठी आरजेडी ने निकाली है लालू जी के राजनीतिक और सैद्धांतिक मूल्यों का हवाला देकर कि मेरे भाई प्लीज छोड़कर मत जाओ, जनसुराज में मत जाओ। फोन जदयू और भाजपा के लोग अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कर रहे हैं, जनसुराज वाले नहीं कर रहे हैं। सप्लीमेंट क्वेश्चन है, पूरा प्रश्न है कि गठबंधन की राजनीति देश और बिहार में है और नए नेतृत्व को पनपने नहीं दे रहा है। सत्ता और विरोध यहाँ है ही नहीं। इस गठबंधन की राजनीति का क्या काट आपके पास हो सकता है? बिल्कुल काट बना दिया है। आपने बनाया 3 दल का गठबंधन, किसी ने बनाया 5 दल का गठबंधन, हमने बनाया बिहार के 1 करोड़ लोगों का गठबंधन। दल नहीं बनाया, दल तो अभी बना कहाँ है। फिर मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, बिहार नहीं देश के इतिहास में कभी अगर ऐसा हुआ हो कि दल बनाने से पहले 1 करोड़ लोग मिलकर दल बना रहे हो, ऐसा अगर आपके पास प्रमाण हो तो हमको दिखाइए। दल बनाने से पहले कोई 3 वर्ष पैदल चला हो, आप मुझे बताइए। यहाँ दल कैसे बनता है? जिसको दल बनाना है दल बना दिया,
कहा भैया हम हो गए अब इसके नेता और इसके बाद होंगे हमारे बेटा। अब जितना बिहार का जनता है तुम झंडा लेके ढो। यहाँ दल बनाने के लिए 3 बरस 2 बरस से हम पैदल चल रहे हैं, 1-1.5 बरस अभी और चलेंगे। ये भी घोषणा की कि दल बनने पर ना इसके हम नेता बनेंगे, ना नेता हैं ना बनेंगे। 2 अक्टूबर को आप देखिएगा, यही बिहार की जनता जिसको आप बता रहे हैं कि जातियों में बटा है, अपराधीकरण है, बाहुबल है, जिसको समझ नहीं है, जो अनपढ़ है, जो 500 रुपए पर बिक जाता है, यही बिहार की जनता मिलकर एक साथ बैठकर बिहार के सबसे काबिल 20-25 लोगों का नेतृत्व चुन कर देगी। और तब आप कहिएगा कि देखिए अच्छा बिहार में ये भी थे। अभी आप लोग कह रहे हैं अच्छा बिहार का कोई लड़का आनंद मिश्रा भी था, ये आए हैं तब ना आपको दिखा है। आपको कहाँ पता था कि असम में जो सबसे बढ़िया IPS अफसर है वो बिहार का लड़का है। ऐसे लोगों को गांव-गांव से, जैसे हम रोज कहते हैं, जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, दही में मक्खन है आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी दही को आप मथ देते हैं तो उससे बढ़िया सफेद मक्खन निकलता है। तो बिहार का समाज भी उस जमे हुए दही के जैसा हुआ है जिसमें मक्खन है, जिसमें अच्छे लोग हैं। समाज को मत कर अच्छे लोगों को निकालने की जरूरत है। मैं अंतिम बात आपको बताऊं, जब लोग कहते हैं ना भैया कोई अच्छा बचा ही नहीं, हम पूछते हैं ये बताओ कि गांव देहात शहर में 100 में 1 आदमी अच्छा बचा है कि नहीं बचा है? तो कहता ना 100 में 1-2 तो अच्छा ही है। तो अगर 100 में 1 आदमी भी अच्छा बिहार में बचा है तो 15 लाख लोग हुए। हमको तो बिहार सुधारने के लिए 10,000 लोग चाहिए, बिहार सुधारने के लिए 100-150 अच्छा विधायक चाहिए, बिहार सुधारने के लिए 5,000-10,000 बढ़िया मुखिया सरपंच चाहिए। अगर 100 में 1 आदमी भी समाज में अच्छा बचा है तो बिल्कुल इसको किया जा सकता है। जब तक ये अभियान चल रहा है उसका पैसा प्रशांत किशोर की बुद्धि से आ रहा है, लेकिन 2 अक्टूबर को जब ये दल बनेगा तो मैं उसी बुद्धि को लगाकर यहाँ बिहार में ये व्यवस्था बना रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग से जन सुराज में स्वच्छ तरीके से पैसा चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। उसको अभी उसका प्लान भी आपको बता देते हैं। जन सुराज का लक्ष्य है कि 2 तारीख को जब दल बने तो बिहार के 2 करोड़ लोगों से, याद रखिए 13 करोड़ लोग रहते हैं बिहार में, 2 करोड़ लोगों से 100-100 रुपया लिया जाएगा। मैं ये व्यवस्था बना रहा हूँ बैंकों के जरिए। आप मोबाइल से अपने गांव से यहाँ गढ़हनी में, अगियाओं में, भोजपुर आरा में बैठकर आप जन सुराज को 100 रुपया भेज पाएंगे। अगर 2 करोड़ लोग 100-100 रुपया दे दिए तो जन सुराज के पास कितना पैसा हुआ? 200 करोड़। और 200 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए काफी नहीं है। और 100 रुपया अगर आपको कोई ये विश्वास दिला दे कि 100 रुपया साल का देने से आपको राशन कार्ड के लिए 2,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा, 100 रुपया देने से बालू शराब माफिया खत्म हो जाएगा, 100 रुपया देने से आपको इंदिरा आवास में 30,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई बेहतर हो सकती है, तो कौन आदमी 100 रुपया नहीं देगा? आप बताइए। वो व्यवस्था जन सुराज बना रहा है। इन लोगों को क्या पता चलेगा? 2011 से पहले इनको पता था कि सोशल मीडिया भी कोनो चिड़िया का नाम है जिसका इस्तेमाल चुनाव में भी हो सकता है। इस देश में सोशल मीडिया के बड़े बड़े जो तीरंदाज आज बन रहे हैं, कैमरे पर आपको कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी चुनाव में हो सकता है, राजनीति में हो सकता है। ये गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने नहीं, इसी बिहार के लड़के ने सिखाया कि इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको यहाँ करके दिखाएंगे कि कैसे बिहार की गरीब जनता अपने मोबाइल के जरिए अपने घर में बैठकर वो पैसा चंदा इकट्ठा करेगी, जिससे बिहार में एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था को बनाने में मदद मिलेगी। शासन में आएंगे या फिर आपके विधायक जीतेंगे तो आप उस चीज को प्लान करेंगे? भाई ऐसा है कि मैं ऐसे उन लोगों में से नहीं हूँ जो मानता है कि सब कुछ हम ही को पता है। अगर हम ही को सब पता होता तो हमको गांव-गांव पैदल चलने की जरूरत क्या थी? आप में से कई लोगों को लग रहा है कि पहले जो मैं काम करता था और अब मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें फर्क है। मैं आपको बता रहा हूँ दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि पहले मैं दल और नेताओं को बताता था कि आप अपने दल का संगठन बेहतर कैसे बनाइए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़िए, कौन से मुद्दे जनता के पास लेकर जाइए, किसको टिकट दीजिए, चुनाव का प्रबंधन कैसे कीजिए, प्रचार कैसे कीजिए, सोशल मीडिया कैसे चलाइए ताकि आप चुनाव जीतिएगा। काम तो हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले दल और नेता के लिए करते थे, अब बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। बिहार की जनता को गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है, जाति नहीं है तो कोई बात नहीं है,
लेकिन बिहार में अगर नया विकल्प बनाना है, नई व्यवस्था बनाना है, तो तुम आओ, साथ में जुड़ो और तुमको ये दल बनाने में, नया विकल्प खड़ा करने में, चुनाव लड़ने में जो मदद चाहिए वो जन सुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर देंगे। वही काम कर रहे हैं। सर, आपके ओपोनेंट लगातार फंडिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने आखिर पैसा कहाँ कमा लिया, कितने सारे लोगों को। अब पहले भाई ऐसा है कि अपोनेंट से पहले पूछ लीजिए कि अभी तक तो ये कह रहा था कि प्रशांत किशोर इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि बड़े बड़े नेताओं को सलाह देते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं। तो अगर वो बात ठीक है तब तो हमारे पास पैसे की कमी होनी ही नहीं चाहिए। हम 1-2 को नहीं 10 गो राज्य में सरकार बनवाए हैं, हमको पैसे की क्या कमी है। और अगर वो बात सही नहीं है तो पहले मानो कि पहले झूठ बोल रहे थे। हम आपको बता रहे हैं, जिस दिन से पदयात्रा कर रहे हैं उस दिन से बता रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। पैसा उन जगहों से आ रहा है, उन लोगों से के पास से आ रहा है जिन लोगों को पिछले 10 वर्ष में प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है, उनकी मदद की है, उनको जिताने में मदद किया है, उनकी सरकारें बनवाई हैं। पैसा उनसे आ रहा है। पैसा सरस्वती से आ रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, जिसके पास सरस्वती जहां है वहां लक्ष्मी की कोई कमी हो नहीं सकती है। पैसा प्रशांत किशोर की बुद्धि से आ रहा है। प्रशांत किशोर अपनी बुद्धि को गिरवी रख रहे हैं। प्रशांत किशोर ये जाकर कह रहे हैं कि हम तुमको हर तरह का सलाह देंगे, जो जरूरत पड़ेगी सलाह देंगे, तुम हमारी पैसे से मदद करो। क्यों करो? हमको अपार्टमेंट नहीं बनाना है, हमको यहाँ मॉल नहीं खोलना है, हमको बेनामी संपत्ति नहीं बनाना है। पैसा इसलिए चाहिए कि बिहार में गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, उसके सामने बालू माफिया है, शराब माफिया है, ये लूट कर बैठे हुए बड़े बड़े दल हैं, कैसे चुनाव लड़ेगा? पैसे की वजह से कोई गरीब का बच्चा पीछे न छूट जाए, इसके लिए हमने जाकर कहा है कि पैसे की चिंता मत करो, पैसा का चिंता जनसुराज करेगा। ये लोग क्या कहेगा जो पैसा लेके टिकट बेचता है, ये हमसे क्या बात करेगा? आप लोग पत्रकार हैं, कभी आपने पूछा कि आरजेडी के पास पैसा कहां से आता है? जदयू वालों ने पैसा कहां से कमाया है? भाई प्रशांत किशोर तो पहले कुछ बिहार से बाहर करते थे। इन दोनों दलों की कोई हैसियत नहीं है बिहार के बाहर। तो बिहार में इनके पास पैसा आया कहां से? इनके पास पैसा आता है बालू और शराब माफिया से। इनके पास पैसा आता है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से। इनके पास पैसा आता है जो आपके हमारे बच्चों का हक लूट कर ले जाते हैं, उससे ये राजनीति करते हैं। इनका हिम्मत है कि हमसे बोलेगा कि पैसा कहां से आता है। हम पैसा चोरी किए? कोई बिहार का आदमी खड़ा होकर बता दे 1 रुपया भी प्रशांत किशोर ने किसी से लिया हो। अगर किसी का मैंने चाय भी पिया हो तो बता दे। लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर बता रहे हैं कि तुम्हारा एक भाई, तुम्हारा एक बेटा तुम्हारे आशीर्वाद से इस जगह पर है। तुम पैसे की चिंता मत करो, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करो, हम तुम्हारे लिए पैसा ला कर देंगे। कैसे नहीं देंगे? ये भारत, सुनिए एक आंकड़ा याद रखिए, बिहार में पिछले 30 वर्ष में सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही सांसद और विधायक बने हैं, चाहे जिस दल के बने, वो चाहे भाजपा का हो, जदयू का हो, नीतीश का हो, कांग्रेस का हो। सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही यहाँ सांसद विधायक बने हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये समाज में डर बैठा दिया है कि बिहार में राजनीति करना है तो तुम्हारा जात होना चाहिए, बिहार में राजनीति करना है तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, बिहार में राजनीति करना है तो तुम्हारे पास बाहुबल होना चाहिए। कोई लालू जी से पूछे, जिस दिन बिहार ने आपको नेता बनाया था, आप कितने बड़े बाप के लड़के थे? कहां से पैसा आया था आपके पास? नीतीश जी टाटा बिरला के लड़के थे जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे। जब कुर्सी पर बैठ गए उसके बाद लूट कर पैसा भले कमा लिया। समाज ने जिस दिन पैसा उनको नेता बनाया उस दिन उनके पास पैसा नहीं था। तो पैसा पेट्रोल है। गाड़ी अगर आपके पास है तो पेट्रोल चाहिए, लेकिन अगर गाड़ी ही ना हो तो पेट्रोल के कनस्तर पर बैठ के कहां जाइएगा? हम पैदल चल रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, तो समाज पैसे की व्यवस्था भी करेगा। और एक अंतिम बात, कितने लोग इन पार्टियों से आए? हम लोग यहाँ से बैठकर पंजाब और हरियाणा के किसान की बात करते हैं। बिहार में जो खेती है ये कमाने का जरिया नहीं है। आप गांव देहात में सुनते होंगे, लोग कहता है कि भैया रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। लोग क्या कहते हैं कि हम रोपनी करने आए हैं, कटिया करने आए हैं, लेकिन कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, कोयम्बटूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी मालूम है कि खेती से कमाई नहीं है। यहाँ खेती खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। खेती की जो बदहाली है यहाँ, उसके 3 कारण है।
पहला कारण है बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार में समाजवाद की राजनीति हुई है, सामाजिक न्याय का नारा लगा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, यहाँ 75 वर्ष में बिहार देश के उन चंद राज्यों में है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि करीब करीब 1/3 जमीन, इसको याद रखिए, 1/3 जमीन का मालिकाना हक बिहार में डिस्प्यूटेड है। लोगों को पता ही नहीं है कि जमीन का मालिक है कौन। जो मालिक है वो कहीं ना कहीं उसके जमीन के कागज में दिक्कत है, उसका रसीद नहीं कट रहा है, उस पर उसको लोन नहीं मिल रहा है, उसको बेच नहीं सकता है, तो जमीन की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। दूसरी जो बड़ी समस्या है, और अभी सरकार ने जो सर्वे का काम शुरू किया है, अभी मैं आपको एक भविष्यवाणी कर देता हूं, 6 महीना में इस जमीन के सर्वे से इतना समाज में भूचाल बवाल खड़ा होना है, क्योंकि जो भ्रष्ट व्यवस्था है, पूरा जो राजस्व भूमि सुधार का विभाग है, उसके पास ना सुविधा है, ना उनके पास संसाधन है, ना उनके पास ज्ञान है। पूरी जो राजस्व की व्यवस्था है, एक अंचलाधिकारी, उसके साथ 2-3 कर्मचारी और उस कर्मचारी के साथ जुड़े हुए 5-7 अटर्नी जो कि विशुद्ध तौर पर दलाल हैं, यही लोग चला रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब जमीनों का सर्वे किया जा रहा है, इसमें कितने बड़े पैमाने पर हेर फेर और गलती होगी और इससे समाज के कितने लोगों को परेशानी होगी। आप देखिएगा, अगले साल मार्च आते आते बिहार के हर गांव में सैकड़ों लोग अपनी जमीन के मालिकाना हक को लेकर अदालतों के और सरकारी अफसरों के पीछे ऑफिसों के में चक्कर लगाते नजर आएंगे। ये बड़ा मुद्दा बिहार में बनने वाला है। दूसरी जो किसानों की समस्या है वो जल का कुप्रबंधन। यहाँ जो विभाग है उसका नाम है जल संसाधन। ये सबसे ज्यादा लूट वाला विभाग है। आप लोग को बता देते हैं, बिहार में हर विभाग में चोरी है, कोई ऐसा विभाग नहीं जहाँ चोरी नहीं है, लेकिन जल संसाधन से ज्यादा चोरी कहीं नहीं है। अगर आपको एक मजाक की बात बता देता हूँ, यहाँ गठबंधन का सरकार चलता है, सब विभाग का बंटवारा होता है, लेकिन जल संसाधन का बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। जो मुख्यमंत्री रहता है उसी के पास जल संसाधन रहता है। क्यों? दूसरे विभाग में चोरी कीजिएगा तो उसका कुछ निशान पीछे छूट सकता है, पकड़ में आ सकता है। ये ऐसा विभाग है जिसमें खुद ही से आप बाढ़ लाते हैं, खुद ही से पैसा लुटवाते हैं, खुद ही से सूखा की स्थिति पैदा करते हैं और चोरी करके फिर अगले साल फिर नया कार्यक्रम बनाते हैं। तो बिहार में जो जल संसाधन को प्रबंधन है, इसका नतीजा ये है कि यहाँ 50% भूमि, इसको आंकड़े को याद रखिए, 50% भूमि बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन बाकी का जो 50% है उसमें आधे से ज्यादा भूमि में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। ये आपको शायद दक्षिण बिहार में इतना नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप तराई के जिलों से नीचे आएंगे, जो तराई के जिले हैं नेपाल से लगते हुए, वहां पर जल जमाव की समस्या उतनी नहीं है। दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में उतना जल जमाव की समस्या नहीं है। लेकिन जब आप गोपालगंज जाएंगे, सिवान जाएंगे, सारण जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे, खगड़िया जाइएगा, बेगूसराय जाइएगा, दरभंगा जाइएगा, यहाँ कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ 2-4-5 हजार एकड़ जमीन जल जमाव से नहीं प्रभावित है। एक बार पानी आ गया, वो पानी निकलता ही नहीं है। और तीसरी जो बड़ी बात है, जो दक्षिण बिहार के लिए भी ज्यादा जरूर समझने वाली बात है, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पिछले 10 साल में सिंचाई वाली भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई। दूसरे राज्यों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिंचाई की जो व्यवस्था है वो नहरों के रखरखाव और नलकूप के रखरखाव के अभाव में 11% कम हो गया। आप गांव देहात में चलिएगा तो आप लोगों को दिखता होगा, लोग बताते हैं कि भैया इसोन कैनाल का पानी पहले आता था, अब पानी नहीं पहुंचता है क्योंकि सिल्ट पड़ गया, रखरखाव नहीं हुआ। तो ये आंकड़ा याद रखिए, अगर आज से 10 वर्ष पहले 100 एकड़ जमीन को सिंचाई की सुविधा बिहार में थी तो वो घट के अभी 89 एकड़ ही रह गया है। लेकिन भूमि सुधार और जल कुप्रबंधन के बाद भी जो यहाँ पैदा हो रहा है, किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो अनाज यहाँ पर किसान पैदा कर रहा है वो उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है। एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में किसान जो पैदा कर रहे हैं
उसका उचित दाम न मिलने की वजह से बिहार के किसानों को हर साल, इसको याद रखिए, प्रति वर्ष 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पूरा जो शाहाबाद का एरिया है, ये धान का कटोरा लोग कहते हैं, यहाँ धान की खेती होती है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप मुझे कोई किसान दिखाइए जिसने 2100 रुपया में, 2200 रुपया में अपना धान पिछले 2 वर्ष में बेचा हो। हर किसान यहाँ 1400, 1500, 1600 में ही अपना धान बेचा है। जो पैक्स की व्यवस्था है यहाँ, उसका आंकड़ा सुन लीजिए। हम लोग कहते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में किसान बहुत धनी है। भैया पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और करीब करीब 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर सरकार के एजेंसियों के द्वारा खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान, याद रखिए 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी एजेंसियों के द्वारा, पैक्स के द्वारा सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। दूसरा है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, और तीसरा है कट मनी, जो यहाँ पर हर सरकारी योजना में कमीशन काटा जा रहा है। अभी के जो नीतीश का राज है उसके बारे में लोग बताते हैं गांव में कि भैया बिहार ने लालू जी का जंगल राज देखा है, अपराधियों का जंगल राज देखा है, लेकिन आज जो बिहार में व्यवस्था चल रही है वो अधिकारियों का जंगल राज है। यहाँ के अधिकारियों की मनमानी है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। नीतीश कुमार और उनके साथ बैठे हुए 4-5 सलाहकार, जो कि सब पहले के एक्स ब्यूरोक्रेट हैं। ध्यान रखिए, सरकार को चलाने वाले लोग कौन हैं? एक नीतीश कुमार, और सीएमओ के अधिकारी भी नहीं, सीएमओ में रिटायर होने के बाद बैठे हुए जो आप इनके सलाहकार लोग हैं, वही 4-5 लोग पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। सत्ता और संसाधन का इतना केंद्रीकरण हो गया है कि आपको राशन कार्ड भी चाहिए तो मुख्यमंत्री के यहाँ आपको जाना है। कोई मुखिया का ताकत नहीं है कि किसी को इंदिरा आवास दे दे। किसी मुखिया का ताकत नहीं है कि चुने हुए प्रतिनिधि, किसी ग्राम सभा के पास ये अधिकार नहीं है कि ग्राम सभा का बैठक करके तय कर दे कि कितने लोगों को घर मिलना चाहिए। ये सब कुछ नीतीश कुमार ने अधिकारियों के हाथ में नियंत्रण दे दिया है। भ्रष्टाचार उसकी वजह से चरम पर है, और अधिकारियों की इतनी मनमानी है तो खुलेआम लोग कह रहे हैं भैया जो करना है कर लीजिए, करेंगे वही जो हमारा मन है। आप लोग भी रोज देखते होंगे। दूसरी जो समस्या सुनने को मिली, जो सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार है। 5-7 साल पहले हम भी बिहार में आए हैं, काम किए, नीतीश कुमार के साथ भी काम किया मैंने। जितना भ्रष्टाचार अभी है, इतना भ्रष्टाचार हम लोग पहले कभी नहीं सुनते थे। कोई ऐसा सरकारी विभाग काम नहीं है जहां 2-4-5 हजार रुपया दिए बगैर आप काम करा लीजिए। चाहे आपको राशन कार्ड बनाना है, आपको पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, इंदिरा आवास चाहिए, कोई भी सरकारी जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आपको पैसा दिए बगैर कोई उपाय नहीं है। और तीसरी एक जो व्यवस्था है कि सरकारी योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य की, व्यवस्थित तरीके से उसमें कट जरूर लगना है। कहीं 10% है, कहीं 40% है। मनरेगा में 40%, तो आपको ये प्रधानमंत्री जो अनाज की योजना है उसमें 30 से 32 रुपए प्रति क्विंटल अनाज के में से पैसा लोग ले रहे हैं। यही वजह है कि आप गांव में देखते होंगे कि लोगों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा है। और ये जो 30-35 रुपए प्रति क्विंटल अनाज में पैसा काटा जा रहा है, ये बजाबता विधायकों का भी उसमें हिस्सा है। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूँ, ज्यादातर जगहों पर चाहे किसी दल का विधायक हो, वो भी 6 से 8 रुपया प्रति महीना ये प्रधानमंत्री के अनाज योजना में पैसा हर महीना पा रहा है। अंदाजा लगाइए चोरी का कि हर प्रखंड में 20 से 25 हजार क्विंटल अनाज आ रहा है इस योजना के तहत, और हर क्विंटल पर 30 से 35 रुपया प्रति महीना ये लोग काट रहे हैं। तो 3 शब्द, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मनमानी और योजनाओं में काटे जाने वाला जो ये कमीशन है। 3 धंधे जहां पर यहाँ के युवाओं को मजबूरी में ही सही कुछ ना कुछ काम करने को मिल रहा है, वो है अवैध बालू, अवैध शराब का कारोबार, और जो मैंने अभी बताया आपको अनाज का जो नया माफिया बिहार में खड़ा हुआ है, इसकी चर्चा ज्यादा नहीं हो रही है।
गांव में हम लोग को कोई ऐसा गांव नहीं मिलता है 5-10 युवा वहां शराब के अवैध कारोबार में न लगा हुआ। ये सरकार जितने शराब के बड़े माफिया हैं वो युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनको मोटरसाइकिल दे दिया, उनको कुछ पैसा दे दिया, बोतल यहाँ से उठाओ वहां करो, 2-4 हजार रुपया कमाओ। ये बच्चे शराब के अवैध कारोबार में युवा लग रहे हैं। उनके हाथ में कट्टा, मोटरसाइकिल आपको हर गांव में मिलेगा। दूसरा, हम लोग रोड पर चलते हैं, अगर 10 ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक मिलता है तो ये मान कर चलिए कि उसमें से 2-3 ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसा ही होगा जिसमें अवैध बालू का कहीं ना कहीं आवागमन हो रहा है। बालू का यहाँ कारोबार इतना बढ़ गया है, इतना बड़े स्तर पर उसमें लूट हो रही है जिसका अंत नहीं है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया अनाज का, जो अनाज से ये 30-35 रुपया प्रति महीना लिया जा रहा है, अफसर और जनप्रतिनिधि अनाज तो ले नहीं रहे हैं। तो अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और फिर उसी अनाज को वापस उसी चैनल में भेजना, इसके लिए हर जिले में बाजाब्ता अनाज के माफिया हो गए जो करोड़ों रुपए में डील कर रहे हैं। हजारों टन अनाज को लेकर उससे पैसा कन्वर्ट करना, पैसे को अफसरों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना और फिर उसको उसी अनाज को वापस जनता के बीच में भेजना। तो ये 3 उद्योग हैं नीतीश कुमार ने जो व्यवस्था अभी बनाई है बिहार की। यही 3 उपाय है। अगर आपको रोजगार चाहिए तो या तो शराब का अवैध कारोबार कीजिए, बालू के अवैध खनन में शामिल हो जाइए, दोनों में काम नहीं चल रहा है तो अनाज वाला माफिया से जुड़ जाइए। कुल मिला जुलाकर जो हम लोग का अभी तक का अनुभव है कि बिहार में 2/3 से ज्यादा लोग, चाहे वो जदयू के समर्थक हैं, राजद के समर्थक हैं, भाजपा के वोटर हैं, 2/3 से ज्यादा लोग एक ही शब्द कह रहे हैं, बदलाव। उनको बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। लोग त्रस्त हो चुके हैं। ये जरूरी नहीं है कि 2/3 से ज्यादा लोग जनसुराज को माने, लेकिन बिहार में बदलाव होना चाहिए। इसको लेकर करीब करीब पूरे समाज में एक तरह से यूनानिमिटी है। 2/3 से ज्यादा लोग विचारधारा, धर्म, वर्ग, जाति से ऊपर उठकर ये मानते हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, नया विकल्प चाहिए। और 2 अक्टूबर को जनसुराज लोगों के साथ मिलकर बिहार के 1 करोड़ लोग, जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, 1 करोड़ लोग मिलकर जो नया दल, नई व्यवस्था बना रहे हैं, ये हम लोगों का मानना है कि वो बिहार में नया विकल्प बनेगा, जनता का विकल्प बनेगा। और अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सही लोग, एक सही प्रोग्राम, एक विजन और सही प्रयास करने के लिए एक जो शुरुआत की गई है, इसका फायदा आने वाले समय में बिहार के लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सवाल है वो आपका, मैं आया हूँ यहाँ, अभी पदयात्रा शुरू होने में बहुत समय बाकी है क्योंकि मैं अभी सुपौल में हूँ। उसके बाद अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए साउथ बिहार में आऊँगा और वो यात्रा शुरू होगी। फिर बांका से भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय होते हुए गया, औरंगाबाद। अभी यहाँ आने में समय लगेगा, लेकिन चूंकि इन इलाकों से भी जनसुराज अभियान से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके आग्रह पर मैंने ये तय किया है कि 1-2 दिन यात्रा को रोककर बीच में आकर लोगों से मुलाकात करें। उसी के तहत आज हम लोग भोजपुर में आए हैं। आज और कल मैं भोजपुर और कैमूर में जनसुराज से जुड़े हुए साथियों से मिलूंगा। जब यहाँ आए हैं तो स्वाभाविक है कि प्रेस के मित्रों से भी मुलाकात हो रही है। यात्रा का जो अभी तक का संक्षिप्त अनुभव है, मैं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं साझा कर दूं। 2 साल पैदल चलने के बाद करीब करीब 5300 गांव में हम लोग पैदल चल के खुद गए। जो बिहार की सबसे बड़ी 3 समस्या दिख रही है। पहली समस्या है यहाँ बेरोजगारी और पलायन की। अब आप यहाँ पत्रकार होने के नाते ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? ये तो सबको मालूम है। पदयात्रा करने की जरूरत इसलिए है, जब हम लोगों ने 2 साल पदयात्रा की तो ये समझ में आया कि बेरोजगारी और पलायन सिर्फ यहाँ किसी एक वर्ग विशेष का, किसी जिले, किसी प्रखंड, किसी पंचायत की समस्या नहीं है। ये सर्वस्पर्शी समस्या है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इन दोनों समस्याओं से बचा हुआ हो। जैसे पलायन को लेकर हम लोग समझते हैं कि पलायन यहाँ के गरीब लोग करते हैं, ये गरीबों की समस्या है।
यात्रा के 2 साल के अनुभव के बाद मैं आपको ये विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि बिहार का शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो पलायन के दंश को नहीं झेल रहा है। फर्क बस इतना ही है कि गरीब घर का बच्चा मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहा है और मध्यम वर्गीय और अच्छे घरों के सामान्य परिवार के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर जा हर व्यक्ति रहा है। शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर आपको 30-40% से ज़्यादा नवयुवक गांव में मिलते हैं। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो ज़्यादातर गांव में महिलाएं मिलती हैं, बूढ़े लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं। जो बाढ़ प्रभावित प्रखंड हैं, पंचायत हैं, वहां पर तो 60-70% युवा बाहर चले गए हैं। जो वहाँ बाढ़ नहीं आता है वहां से भी 40-50% युवा बाहर रह रहे हैं। पलायन का इतना प्रभाव है, इसका सामाजिक प्रभाव देखिए कि लोगों ने परिवार की जो परिकल्पना है लोगों के मन में कहीं ना कहीं वही टूट गई है। लोगों ने इस बात को जीवन की सच्चाई मान लिया है कि अगर हमारे घर में किसी को कमाई वाला काम करना है, कमाना है, तो उसको घर परिवार छोड़कर बाहर ही जाना है। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर मेरा बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है तो उसको बिहार के बाहर ही जाना है। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर घर में कोई बीमार ज्यादा पड़ जाए तो दवा इलाज के लिए उसको बिहार के बाहर ही जाना है। गांव में शायद ही कोई ऐसा परिवार मिलता है जहां पति पत्नी, बाल बच्चे और माता पिता एक साथ रह रहे हैं। परिवार की परिकल्पना ही खत्म हो गई है। इसी तरह बेरोजगारी जो है, ये सिर्फ पढ़े लिखे या अनपढ़ों, गरीब अमीर, अगड़े पिछड़े की समस्या नहीं है। बेरोजगारी का हल ये है कि यहाँ जो लोग समृद्ध माने जा रहे हैं, जिनको 5-10 बीघा जमीन है, छोटा मोटा बिजनेस व्यापार है, वो लोग भी गांव में चलते समय हमारे पास आकर कहते हैं भैया 20,000 रुपया के लिए कुछ भी अपना जमीन बेचने को तैयार है। बेरोजगारी का ये आलम। तो बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या दिखी वो है शिक्षा व्यवस्था का बिहार में ध्वस्त हो जाना। हम लोग जैसे लोग बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़े और बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। लेकिन आज जो शिक्षा की व्यवस्था है इसमें और पहले वाले में फर्क ये है कि पहले हर जिले में, प्रखंड में 1-2 विद्यालय सरकारी ऐसे जरूर थे जहां पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। एक पंक्ति में अगर मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बोलूं तो यहाँ पर स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेज से डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। अब आप ये बताएंगे कि ये इतनी व्यवस्था खराब क्यों है? कुछ लोग बताते हैं कि खिचड़ी बंटने से ये स्थिति खराब हो गई। आप में से कई साथियों का ऐसा भी मानना है कि जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता खराब होने से शिक्षण व्यवस्था खराब हो गई। इन दोनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से बिहार की व्यवस्था खराब हो जाती शिक्षा की, तो 6वीं कक्षा से आगे के विद्यालयों में तो खिचड़ी नहीं बंट रहा है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? जो लोग ये समझते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, आप मुझे बताइए कि पटना साइंस कॉलेज में, आरा जैन कॉलेज में, पटना कॉलेज में, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं इस समस्या के जड़ को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब हो गई है कि यहाँ समाज और सरकार, मैं समाज को भी कह रहा हूँ, सिर्फ सरकार नहीं, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। समाज के लिए भी शिक्षा और शिक्षण संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ सरकारी लाभ और कुछ योजनाओं का बंटवारे का केंद्र है। गांव में अगर विद्यालय में खिचड़ी नहीं बटी तो अगर उसको साइकिल पोशाक का पैसा नहीं आया, घर के लोग जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करते हैं कि भैया हमारा पोशाक का पैसा नहीं मिला, साइकिल का पैसा नहीं मिला। लेकिन उसी विद्यालय में गणित का क्लास अगर साल भर नहीं हुआ, शिक्षक है ही नहीं, तो कोई व्यक्ति जाकर नहीं पूछ रहा है कि हमारा बच्चा गणित कैसे पढ़ेगा, यहाँ तो गणित का टीचर ही नहीं है। इसी तरह से सरकार के लिए भी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो पढ़ाई छोड़कर बाकी सब काम करने का व्यवस्था है। कभी उनसे आप सफाई का काम करवा रहे हैं, कभी उससे इलेक्शन का रोल बनवा रहे हैं, कभी शराबबंदी का डाटा इकट्ठा करवा रहे हैं, कभी वहां से खिचड़ी बंटवा रहे हैं,
सब काम कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। तो ये नीतीश कुमार की जो लालू नीतीश की जो शिक्षा नीति रही है, इसकी वजह से बिहार में जो बचा खुचा था वो भी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई और इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि नीतीश कुमार के 15, 17, 18 साल के राज को जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो उनके एक पढ़े लिखे व्यक्ति के नेतृत्व रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल बिहार में एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क टूटी है सड़क बन जाएगा, नहर में पानी नहीं है नहर आ जाएगा, अधिकारी आज चोरी मनमानी कर रहे हैं उसको रोका जा सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब एक अच्छी